हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पिरेंट्स अड्डा। चलिए 14 जून 2021 के द हिंदू एडिटोरियल को एनालाइज करते हैं। आज हम 4 आर्टिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है हायर एजुकेशन इन केरला नीड्स अ न्यू चैप्टर। सेकेंड इज़ रीन्यूड अनसर्टेनिटी। थर्ड इज़ बाइडेंस मनीशियन विजन एंड फोर्थ इज़ द वर्ल्ड इज़ हार्डली वायर्ड फॉर साइबर रेजिलियंस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले आर्टिकल से, जो कि है हायर एजुकेशन इन केरला नीड्स अ न्यू चैप्टर। तो राइटर यहाँ पे ये कह रहे हैं कि फ़िलहाल जो केरला में इलेक्शन हुए हैं तो गवर्नमेंट में अपने मैनिफेस्टो में हाई एजुकेशन को इम्प्रूव करने की वहाँ पे बात करी थी, उसमें अच्छे स्टेप्स लिए जाने की बात की थी। तो यहाँ पे राइटर का कहना ये है कि फ़िलहाल जो हायर एजुकेशन है केरला में, उसमें एक अच्छा स्टेप लेकर उसको रीस्ट्रक्चर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे उन्होंने मेनली 3 इश्यूज़ को रेस किया है और उसी पे अपना डिस्कशन आगे बढ़ाया है। अब ये कौन कौन से 3 इश्यूज़ हैं जिन पे डिस्कशन चल रहा है? तो पहला है डिकेड्स ऑफ अनप्लान्ड लीनियर एक्सपेंशन, यानी यहाँ पे जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनका अनप्लान्ड तरीके से एक्सपेंशन होता रहा है कॉन्टीन्यूसली। सेकेंड है डिक्लाइनिंग क्वालिटी एंड कॉम्प्रोमाइज़ विद मीडियोक्रेसी। तो यहाँ पे क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किए जा रहे हैं और बेस्ट क्वालिटी अवेलेबल नहीं कराई जा रही है हायर एजुकेशन में। एंड थर्ड है वाइडनिंग इनइक्वालिटी इन इकोनॉमिक एंड सोशल अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पे इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ती जा रही हैं। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि राइटर एग्जैक्टली क्या कह रहे हैं। तो राइटर का कहना है कि जो फ़िलहाल हम देख रहे हैं पिछले 20-30 सालों में जो एक्सपेंशन हो रहा है केरला के आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस में, और वो एक्सपेंशन इस तरीके से हो रहा है जो कि डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है वहाँ की जो इकॉनमी नीड्स हैं। यानी किसी भी इकॉनमी में अगर आपको जॉब क्रिएट करनी है तो आपको वैसे ही तो स्किल और ट्रेनिंग डेवलप करनी पड़ेगी, यानी मैन पावर भी आपको वैसे ही डेवलप करने पड़ेंगे जो कि उस इकॉनमी के लिए यूज़फुल हों। अगर आप आर्ट्स एंड साइंस के कॉलेजेस खोलते जा रहे हैं और अगर उनका कंजम्पशन इकॉनमी में नहीं हो पा रहा है, वो यूज़ नहीं इकॉनमी में हो पा रहे हैं, तो ऐसे में उन इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं एक्सपेंशन ऑफ आर्ट एंड साइंस कॉलेजेस independent of the needs of economy coincides with the accelerated flow of foreign remittances since the economic reform of 1991। तो हम जानते हैं कि केरला से बहुत सारे लोग मेनली मिडिल ईस्ट में जाते हैं रहने के लिए और वो बहुत सारा रेमिटेंसेस अपने घर में भेजते हैं। तो केरला में एक अच्छा खासा फ्लो होता है फॉरेन रेमिटेंसेस का, और 91 के बाद हमने देखा है एक अच्छे अमाउंट में केरला रिसीव करता है रेमिटेंसेस। और इसके बाद से ही हम देख रहे हैं कि केरला में अनप्लान्ड तरीके से एक्सपैंड कर रहे हैं आर्ट्स एंड साइंस के कॉलेजेस। बाकी किसी चीज़ पे वहाँ पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है कि क्या इनकी नीड्स है भी या नहीं है। इन्होंने बस ये देखा कि मनी आ रहा है और उसको इन्वेस्ट कर दो एजुकेशन में। ये आई थिंक इनको जो इन्वेस्टमेंट का बेस्ट ऑप्शन इन्हें वहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम 91 की बात करें तो 172 इंस्टीट्यूशंस थे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो 958 कॉलेजेस हो गए हैं अब। यानी 30 सालों में हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपैंड हुए हैं वहाँ पे कॉलेजेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। और इनमें से यानी 958 में से 476 कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड हैं। सेल्फ फाइनेंस्ड कॉलेज यानी ऑलमोस्ट 50% अमाउंट है ये। तो सेल्फ फाइनेंसिंग कॉलेजेस वो होते हैं जो जिनमें उस लेवल का हम देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज अवेलेबल नहीं होती हैं जैसे कि एक गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन में हो सकती हैं। अब यहाँ पे राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हम इन इंस्टीट्यूशन में किसी लाइफ स्किल को इक्विप नहीं कर पा रहे हैं और ऐसी कैपेबिलिटी इंस्टीट्यूशन में नहीं बिल्ड कर पा रहे हैं कि इससे निकलने वाले जो स्टूडेंट हैं वो एम्प्लॉयमेंट ले सके, तो ऐसे में हम सिर्फ इन्हें पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के बाद हम अनएम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हैं। यानी अब हमारे पास जो यूथ होगा वो एजुकेटेड भी होगा और अनएम्प्लॉयड भी होगा, यानी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी इस तरीके से अनप्लान्ड तरीके से अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बढ़ाया जाता है।
अब यहाँ पे राइटर आगे कहते हैं कि ऑल ब्रांचेस ऑफ हायर एजुकेशन नाउ वर्क ऑन अ सेल्फ फाइनेंसिंग मोड। और सेल्फ फाइनेंसिंग मोड में हमने पहले ही देखा है कि जो सर्विसेज मिलती हैं स्टूडेंट्स को वो अच्छी नहीं मिलते हैं। अ गुड ऑटोनॉमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन डिमांड्स हाई क्वालिटी करिकुलम, सिलेबस, पैडागॉजी एंड रिसर्च। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन जो कि ऑटोनोमस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे डिमांड होती है अच्छे खासे हाई क्वालिटी करिकुलम की, अच्छे सिलेबस की, वहाँ पैडागॉजी यानी पढ़ाने का जो तरीका होता है, ऐसे अच्छे टीचर्स चाहिए और इन पे रिसर्च अच्छा खासा किया होना चाहिए। अगर हम केरला की बात करें तो एट प्रेजेंट 26% वहाँ पे जो टीचर्स हैं इन आर्ट्स एंड साइंस कॉलेजेस में वो आते हैं गेस्ट लेक्चरर्स की कैटेगरी में। और यहाँ पे ये दिखाता है कि कितना ज़्यादा क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है और मीडियोक्रेसी को यहाँ पे बढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में ज़रूरत है इसको रीस्ट्रक्चर करने की। और फिलहाल वहाँ पे जो जिस तरीके से पॉलिसीज़ बनाई जा रही हैं, जिस तरीके से एक्सपेंशन हो रहा है कॉलेजेस का अनप्लान्ड तरीके से, तो वहाँ पे प्लानिंग की ज़रूरत है और देखना है हमें कि कहाँ पे एक्चुअल में डिमांड है, कहाँ मतलब सिर्फ आप आर्ट्स एंड साइंस के कॉलेजेस खोलते जा रहे हो तो ऐसे में बाकी भी फील्ड हैं जहाँ पे ज़रूरत है, जहाँ पे बच्चे जाना चाहते होंगे, वो करियर को वो अपनाना चाहते होंगे। और उस तरह के अगर इंस्टीट्यूशंस नहीं हैं, मतलब हमने ये नहीं देखा कि हमारी नीड क्या है, बस हम अनप्लान्ड तरीके से 1 या 2 सेक्टर्स में ही ग्रो करते जा रहे हैं, तो बाकी जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए थी उसको हम ख़त्म ही कर दे रहे हैं। तो ऐसे में ग्रोइंग कमर्शलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इन केरला हैज़ डीपली इरोडेड द स्टेट्स इगैलिटेरियन नैरेटिव्स ऑफ पास्ट। एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन हो रहा है ना सिर्फ केरला में बल्कि पूरी कंट्री में ही हो रहा है, पर केरला में इस तरीके के कमर्शलाइजेशन से हो क्या रहा है कि जो इगैलिटेरियन सोसाइटी माना जाता था केरला को, वो उसका जो इगैलिटेरियन नेचर है वो इरोड हो रहा है। और वहाँ पे भी अब ये जो डिवीज़न है, क्लास डिवीज़न, वो बढ़ता जा रहा है क्योंकि कमर्शलाइजेशन के बाद इनकी फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई होगी और इसको वही अफोर्ड कर सकते हैं जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, और जिनके पास नहीं हैं तो वो इंस्टीट्यूशन से बाहर हो जाएंगे और कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा होगा कि वो एजुकेशन भी नहीं ले पाएंगे, वो स्किल डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो एक विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी में फंस कर रह जाएंगे और इस तरीके से क्लास डिवाइड जो अभी है वो और ज़्यादा बढ़ता जाएगा। अगर ऐसे में हम बात करें ग्रोइंग इनइक्वालिटीज़ इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स, इनकम, कंजम्पशन ऑफ हाउसहोल्ड्स इन केरला हैज़ कंसिडरेबली एग्जरेटेड द सिचुएशन ऑफ SC ST, मतलब वहाँ पे जो वर्कर्स हैं, जो मेनली दलित कम्युनिटी है या SC ST कम्युनिटी है या प्लांट जो लेबरर्स हैं, उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो इस कमर्शलाइजेशन के बाद अपने बच्चों को इस इंस्टीट्यूशन में भेज नहीं सकते हैं और इनकी सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब होती जा रही है इसके बाद। और फिर हम देख रहे हैं कि हम फ़िलहाल पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं, बहुत बड़े पैंडेमिक को फेस कर रहे हैं और ऐसे में सभी बच्चे स्कूल से बाहर हैं और एजुकेशन लेने का उनके पास फ़िलहाल एक ही तरीका है, वो है इंटरनेट के थ्रू क्लासेस लेना। पर ऐसे में भी डिजिटल डिवाइड होने की वजह से, चाहे वो अर्बन एरिया हो या रूरल एरिया में हो, अर्बन एरिया में थोड़ा कम है, रूरल एरिया में थोड़ा ज़्यादा है, पर डिजिटल डिवाइड प्रेजेंट है। तो ऐसे में ये जो डिजिटल डिवाइड है वो भी क्लास डिवीजन को और ज़्यादा इन्हांस कर रहा है और सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब कर रहा है उन लोगों की जो पहले से ही पीछे रहे हैं। तो अब आगे हम देखते हैं, अभी फ़िलहाल पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2018-19 का रिलीज़ किया गया है ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इसमें ये बताया गया है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग फीमेल्स इन रूरल केरला, और ये इन्होंने जो एज ग्रुप ली है वो 15 to 29 ईयर्स ली है, उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट है 57.8%। यानी केरला में जो फीमेल्स हैं जो कि 15 to 29 एज ग्रुप के बीच में है, उनमें से 57.8% फीमेल्स ऐसी हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। ये केरल के रूरल एरिया का हम कहें डेटा है और अगर हम ओवरऑल इंडिया की बात करें तो ये डेटा 13.8% है। तो ऐसे में राइटर वे अहेड सुझा रहे हैं कि इस फील्ड में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं और जो पॉलिसी डिसीजन मेकर्स हैं, उनको
चाहिए कि फ़िलहाल वो एक अच्छा खासा सोच विचार करें और पॉलिसीज़ में चेंजेस लाएं और जो ग्रोथ है उसको प्लान तरीके से किया जाए, जो जिससे कि फ़िलहाल जो हम कमियां देख पा रहे हैं फ़िलहाल के एजुकेशन सिस्टम में केरला में, उसको रीस्ट्रक्चर करके सुधारा जा सके। अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड आर्टिकल जो कि है रीन्यूड अनसर्टेनिटी। तो फ़िलहाल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा एक डेटा रिलीज़ किया गया है जो कि है IIP, और ये अप्रैल 2021 का है। IIP का मतलब होता है इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो ये दिखाता है कि इसमें 3 सेक्टर्स हैं, कौन कौन से, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी, और इन तीनों ही सेक्टर में जो ग्रोथ है वो रिवर्स डायरेक्शन में गया है, यानी कि नेगेटिव ग्रोथ हम दर्ज कर रहे हैं इन तीनों सेक्टर्स में, माइनिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में और इलेक्ट्रिसिटी में, और ये डेटा हमने निकाला है IIP के थ्रू। ठीक है, अब इसके इन्होंने बता रखे हैं कि 6 एंड यूज़ कैटेगरीज होती हैं, कौन कौन सी, प्राइमरी गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंस्ट्रक्शन गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड नॉन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, और इनमें इन 6 की 6 कैटेगरीज में हम देखेंगे कि इनमें भी कॉन्ट्रैक्शन दर्ज हुआ है। अब ऐसे में अगर हम बात करें IIP की, तो ये अप्रैल मंथ का है, तो हम कह सकते हैं कि उस समय पैंडेमिक की सिचुएशन थी और इस वजह से हम कॉन्ट्रैक्शन देख पा रहे हैं। पर राइटर ये कह रहे हैं कि अगर हम IIP को छोड़ के परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स देखें जो कि फ़िलहाल इकोनॉमिक की सिचुएशन को बताता है, तो उसमें भी हम देखेंगे कि ये अप्रैल में जो कि 55.4 था वो मई में 48.1 हो गया है। इसका मतलब कि ऐसा नहीं है कि अप्रैल में पेंडेमिक पीक पे था इस वजह से हमारी हालत ख़राब हुई है। इकॉनमी में जो हमारी ख़राब हालत है वो कंटिन्यूस बनी आ रही है और अप्रैल के बाद मई में हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई है और इकोनॉमिक का डाउनफॉल कंटिन्यू है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग स्टेगनेट कर चुकी है लास्ट मंथ में, और जो सर्विसेज हैं वो पिछले 8 महीने में पहली बार ऐसा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्शन हुआ है सर्विसेज में। तो ये डेटा हमें ये शो करते हैं कि हमारी इकॉनमी की हालत पेंडेमिक की वजह से भी बेकार है और ओवरऑल ऐसी भी चीज़ें हैं कि पॉलिसी यहाँ पे उस तरीके से नहीं आ रही हैं जिस तरीके से बनाई जानी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। डिमांड जनरेट नहीं हो पा रहा है और इस वजह से इकोनॉमी की बुरी हालत कंटिन्यू बनी हुई है। तो अब राइटर यहाँ पे ये सुझा रहे हैं, टू एंड्योर एंड अबाइडिंग रिकवरी द गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सपेडाइट टारगेटेड demand creating fiscal support measures and drastically quicken the pace of vaccination। तो पहली बात तो यहाँ पे वैक्सीनेशन को जितना जल्दी हो सके हमें मासेस को प्रोवाइड करना होगा जिससे कि हम इस पैंडेमिक की सिचुएशन से उभर सकें, हर्ड इम्यूनिटी आ सके लोगों में और वापस इकॉनमी को सुधारा जा सके। दूसरा, गवर्नमेंट को भी ये चाहिए कि वो टारगेट करे उन सेक्टर्स को जहाँ पे डिमांड क्रिएट की जा सकती है फिस्कल मेजर्स के द्वारा। तो इस तरीके से अगर डिमांड क्रिएट की जाती है पॉलिसी इंटरवेंशंस के द्वारा, गवर्नमेंट अगर ऐसा करती है तो हमारी इकॉनमी में हम कहीं ना कहीं रिकवरी देख पाएंगे और ये एक अच्छा स्टेप होगा ओवरऑल हमारे इकॉनमी के लिए। ठीक है, तो थर्ड यहाँ पे आर्टिकल है बाइडेंस मशीनियन विजन। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि फ़िलहाल G7 समिट हुई है ग्लासगो में। ठीक है, तो वहाँ के में कुछ डिस्कशन हुआ है डेमोक्रेसी को लेके, वहाँ पे इस आर्टिकल में उसी चीज़ को डील किया जा रहा है और राइटर कह रहे हैं कि फ़िलहाल वर्ल्ड इज़ एन इन्फ्लेक्शन पॉइंट बिटवीन दोज हु आर्ग्यू दैट, देखो वर्ल्ड में 2 तरह के व्यूज़ हैं। पहला वो जो ये मानते हैं कि जो डेमोक्रेसी है वो बहुत ज़रूरी है किसी भी कंट्री में, और दूसरा ऐसे मानने वाले लोग भी हैं जो कहते हैं कि ऑटोक्रेसी बेस्ट वर्जन है किसी भी कंट्री में। ऑटोक्रेसी होने से वहाँ पे डेवलपमेंट ज़्यादा अच्छी होती है, ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये 2 व्यू पॉइंट्स हैं जो लोगों के द्वारा रखे जाते हैं और अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है। कोई डेमोक्रेसी को ज़्यादा अच्छा मानता है और उसको अपनाने की बात करता है, तो किसी के लिए ऑटोक्रेसी अच्छी है और वो ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी लाती है किसी भी कंट्री में। पर हम यहाँ पे देखेंगे कि G7 जो कंट्रीज़ हैं वो सारी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं और उन्होंने इस समिट को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है, अपने डिफरेंसेस को टैकल किया है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि डेमोक्रेसीज़ के जितनी भी डेमोक्रेसीज़ हैं उनके पास ये क्षमता है कि वो अपने डिफरेंसेस को मैनेज कर सकते हैं। देखो डेमोक्रेसी में होता क्या है कि हर किसी का अपना से होता है, हर कोई फ्री होता है अपनी बात को रखने के लिए, कहने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए।
और ऑटोक्रेसी में सिर्फ एक पर्सन का रूल होता है, वो जो कहता है वही किया जाता है। तो ऐसे में ये माना जा सकता है कि डेमोक्रेसी में बहुत सारी वॉइसेस होने के कारण बहुत सारे डिफरेंसेस भी क्रिएट होते हैं, फ्रिक्शन जनरेट होते हैं, और इससे हैम्पर करती हैं कहीं ना कहीं ग्रोथ या प्रॉस्पेरिटी किसी भी कंट्री की। ऐसा एक व्यू पॉइंट है उन लोगों का जो ऑटोक्रेसी को अच्छा मानते हैं। वहीं जो डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं वो ये कहते हैं कि डिफरेंस ओपिनियंस होने से, व्यू पॉइंट्स होने से अच्छी पॉलिसीज़ बनती हैं। जब डिस्कशन अच्छे से किया जाता है तो फाइनली जो उसका रिजल्ट निकलता है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है बातचीत करने में, डिस्कशंस करने में, एक कंक्लूजन पे पहुंचने पे, पर इन डिस्कशंस के बाद जो कंक्लूजन निकलता है वो बेस्ट होता है और वो सभी के लिए एप्लीकेबल होता है और सभी पे उसको अप्लाई करके अच्छे रिजल्ट्स पाए जा सकते हैं। तो यहाँ पे G7 की समिट में 4 कंट्रीज़ को बुलाया गया था और चारों डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया एंड साउथ अफ्रीका। तो ऐसे में अगर ये कंट्रीज़ ज्वाइन करती हैं इस ग्रुप को, और यहाँ पे देखो प्रॉब्लम है कि जो साउथ कोरिया है इसके रिलेशन चाइना के साथ अच्छे हैं, मेनली इकोनॉमिक रिलेशन चाइना के साथ हैं, इस वजह से ये इस ग्रुप को ज्वाइन करने के बारे में थोड़ा सा कश्मकश में है और आशंकित है कि शायद ये इसे ना ज्वाइन करें। बाकी 3 कंट्रीज़ हैं जो इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकती हैं और ऐसे में ये हम कहेंगे कि G7 का एक्सपेंडेड वर्जन होगा जिसको हम D10 कह सकते हैं, यानी डेमोक्रेसी 10। तो ये 10 डेमोक्रेटिक नेशंस का एक कोलिजन होगा और यहाँ पे यूएस, यूरोपियंस और इंडो पैसिफिक ये सारे एलाइज आपस में मिलकर चाइना के काउंटरवेट में एक दूसरा ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। फ़िलहाल के अगर हम वर्ल्ड में देखें तो किसी को हम अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं। देखो यहाँ पे जो ये वर्ड था, दिस वर्ड जिसे हम मनीशियन कह सकते हैं, तो इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को अच्छे या बुरे की कैटेगरी में डिवाइड करना। तो यहाँ पे हम यही करना चाह रहे हैं इस डिस्कशन के द्वारा, ये यही बता रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं ऑटोक्रेसी अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं डेमोक्रेसी अच्छा है, तो वो इसको डिवाइड कर रहे हैं 2 ग्रुपिंग में, अच्छे या बुरे में। तो ऐसे में जो राइटर हैं वो यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि फ़िलहाल अगर हम देखें कि जो हमारा वर्ल्ड है और जो पॉलिटिक्स जिस तरीके से यहाँ पे चलती है या इंटरनेशनल रिलेशंस जिस तरीके से चलते हैं, और फिलहाल जो ग्लोबलाइज्ड कंट्री है, एक दूसरे की इकॉनमी पे डिपेंड करते हैं कंट्रीज़, एक की इकॉनमी में कुछ होता है तो वो रिफ्लेक्ट होता है दूसरे की इकॉनमी में। तो ऐसे में वर्ल्ड को ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड करना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। और ऐसे में किसी को ये कहना कि ये गलत है और ये सही है और सिर्फ हम सही का साथ देंगे और गलत से दूर रहेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और ऐसे में हम ये भी देखते हैं कि यूएस के बहुत सारे एलाइज़ हैं वेस्ट एशिया में जो कि अथॉरिटेरियन हैं, और यूरोप के भी ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं अफ्रीका में जहाँ पे हम देखेंगे कि डिक्टेटरशिप है। तो ऐसे में अगर यूएस या यूरोपियन कंट्रीज़ ये मानती हैं कि इन्हें डेमोक्रेसी को अपनाना है और डेमोक्रेसी ही बेस्ट वर्जन है और इन्हें रिलेशन उन्हीं कंट्रीज़ के साथ रखना है जो कि डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे देख ही रहे हैं कि इन्होंने ये चीज़ एक्चुअल में अपना नहीं रखी है। पर ऐसे में इंडिया काफ़ी खुश है, क्योंकि इंडिया वुड बी हैप्पी टू सी अ कंबाइंड Trans-Atlantic and Indo-Pacific formation like D10 that would counterbalance Chinese hegemony। तो चाइना एक हेगमनी के रूप में अभी उभर रहा है, उसकी प्रभुसत्ता एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये यूएस को कहीं ना कहीं तगड़ा एक कंपटीशन दे रहा है। तो ऐसे में अगर इंडिया इस ग्रुपिंग का पार्ट बनता है और अटलांटिक नेशंस कंट्रीज, पैसिफिक ओशंस के जो मतलब इंडो पैसिफिक और ट्रांस अटलांटिक इस तरह का अगर एक ग्रुप फॉर्म होता है तो चाइना को काउंटर बैलेंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, और इंडिया भी उसका एक पार्ट है तो इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट होगा। और फिलहाल जो टेंशन चल रही हैं इंडिया और चाइना के बीच में, और पिछले 1-1.5 साल से जो रिलेशन इंडिया और चाइना के बीच में ख़राब हुए हैं, तो ऐसे में ये ग्रुप फॉर्म होना इंडिया के लिए एक अच्छी खबर है। इसके बाद अगर हम देखें, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो पॉलिटिक्स है या जो जियो पॉलिटिक्स है ये पॉसिबिलिटी का खेल होता है, और यहाँ पे हम ये देखते हैं कि हमारा फ़ायदा किन के साथ है। हम उन कंट्रीज़ के को अपना एलाई बनाते हैं जिनसे हमें फ़ायदा होता है, और जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है उनके साथ हम इतना मतलब नहीं रखते हैं।
तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी और अपना फ़ायदा, इंटरनेशनल रिलेशंस इसी तरीके से चलते हैं। तो ये अगर हम ग्रुपिंग्स फॉर्म कर लें, नहीं ये अच्छा ग्रुप है, ये बुरा ग्रुप है, हमें अच्छे ग्रुप के साथ जाना है, बुरे ग्रुप के साथ नहीं जाना है, तो ये होता ही नहीं है। अगर आपको फ़ायदा एक ऐसे ग्रुप के साथ दिख रहा है जहाँ पे अथॉरिटेरियन रिजाइम है, जहाँ जैसे कि अभी म्यांमार की बात करें, वहाँ पे डेमोक्रेसी का एक तरह से उल्लंघन हुआ है, जो डेमोक्रेटिक लीडर्स थे उनको बंदी बना लिया गया है, उसके बाद भी कंट्रीज़ ने म्यांमार के साथ लगातार अपने रिलेशन बना रखे हैं। तो ऐसे में ब्लैक एंड वाइट में डिवाइड कर देना, अच्छे बुरे में डिवाइड कर देना, ये जियोपॉलिटिक्स में, इंटरनेशनल रिलेशन में पॉसिबल है ही नहीं। G7 and D10 are not idealistic alliances to spread democracy everywhere। तो फाइनली जो राइटर हैं वो यही कह रहे हैं कि ये जो इस तरह की ग्रुपिंग्स हैं वो आइडियलिस्टिक अलाइंसेस नहीं हैं, ये भी अपने मतलब के हिसाब से जहाँ इन्हें फ़ायदा नज़र आएगा वहाँ पे ग्रुपिंग्स ये फॉर्म करेंगी, बेशक से वो कंट्रीज़ डेमोक्रेटिक हैं या नहीं हैं। अब आगे देखते हैं हमारा अगला आर्टिकल जो कि है द वर्ल्ड इज़ हार्डली वायर्ड फॉर साइबर रेजिलियंस। तो हम देखेंगे पिछले कुछ समय से साइबर अटैक्स के केसेस काफ़ी ज़्यादा सामने आए हैं और काफ़ी हाई प्रोफाइल साइबर अटैक्स अलग अलग कंट्रीज़ में देखे गए हैं, इंडिया में हैं या यूएसए में भी बहुत सारे इस तरह के अटैक्स रजिस्टर किए गए हैं। इसमें से एक है SolarWinds जो कि बिलीव किया जाता है कि स्पॉन्सर किया गया था रशिया के द्वारा और ये अटैक किया गया था यूएसए के ऊपर। और ऐसे में जो हम ये मानते आए थे कि हमेशा से कि हमारी जो डिफेंस है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को बचाना चाहिए साइबर अटैक से, तो ऐसा नहीं है। अब के टाइम में हर जगह किसी भी तरीके से साइबर अटैक किया जा सकता है अटैकर्स के द्वारा। और फिलहाल कुछ समय में यूएसए में डिफेंस है, एनर्जी है, स्टेट है, हर जगह इस तरीके के साइबर अटैक्स कराए गए हैं। Thousands of US organizations were hacked in early 2021 by Chinese ग्रुप्स, यानी ये इसी साल का डेटा है जब 2021 में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन यूएस जो कि इतना डेवलप्ड नेशन है और वहाँ पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, उसके बावजूद इतने सारे वहाँ पे हैकिंग्स एंड अटैक के केसेस सामने आए हैं। और ऐसे में ये भी बताया जा रहा है कि ये जो हैकर्स हैं या जो साइबर अटैक करते हैं वो अटैक करेंगे या हैक करेंगे आपके सिस्टम को, उसके बाद वो रैंसम की डिमांड करते हैं जब आप उन्हें पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, और ये जनरली बिटकॉइंस में ट्रांसफ़र हुआ है। तो यूएसए ने भी ऐसा किया है कि जब अटैक हुए हैं तो उन्होंने रैंसम दिया है बिटकॉइंस में, हालांकि उन्होंने बाद में उसको वापस भी ले लिया था अपने टेक्नोलॉजी की हेल्प से, बट इस तरीके के हम देख रहे हैं कि अटैक्स कराए जा रहे हैं अलग अलग कंट्रीज़ में। तो इस महीने की बात कर रहे हैं कि ब्राज़ील में एक मीट प्रोसेसिंग कंपनी है, वहाँ पे भी टारगेट किया गया था और उनको भी रैंसम देना पड़ा था वापस में अपने ही सिस्टम में एक्सेस को बनाए रखने के लिए। तो यहाँ पे हम साइबर रेफर टू एज फिफ्थ डोमेन और डायमेंशन ऑफ वॉरफेयर। तो पहले तो होता जिस तरीके का एक ट्रेडिशनल वॉर सिस्टम चला आता रहा था जो कि हथियारों से द्वारा लड़ा जाता था, पर अब साइबर एक ऐसा फिफ्थ डोमेन आ गया है जो कि वॉरफेयर का एक नया तरीका या नया वेपन हम कह सकते हैं। तो ऐसे में जनरली हर एक नेशन, हर एक कंट्री फोकस करता था अपने मिलिट्री या स्ट्रेटजिक जो टारगेट्स हैं उसको बचाने के लिए, वहाँ पे प्रोटेक्शन उसके प्रोटेक्शन पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाता था हर एक नेशन के द्वारा। पर अब हम देख रहे हैं चाहे वो मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं, चाहे वो स्ट्रेटजिक टारगेट्स हैं आपके, या फिर अलग अलग कितने भी फील्ड्स हैं या सिविलियंस हैं, कहीं पे भी किसी पे भी अटैक किया जा सकता है। हर एक सेक्टर अब प्रोन है साइबर अटैक से। अब यहाँ पे एक टर्म आया है ज़ीरो डे। इसमें क्या होता है कि ये एक ऐसा वर्ड है जो डिनोट करता है कैपेबिलिटी टू क्रिपल अ सिस्टम एंड कुड लाई अनडिटेक्टेड, यानी एक ऐसा अटैक कराया जाएगा आपके सिस्टम में जो कि आपके सिस्टम को तो डैमेज कर ही देगा, साथ ही साथ आप डिटेक्ट भी नहीं कर पाएंगे कि आपके सिस्टम को इसने डैमेज किया है। तो ऐसे में हर एक नेशन को अब चाहिए कि वो अपने जो सिविलियन टारगेट्स हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी फोकस करे और उसको भी इन साइबर अटैक्स से सेफ रखे, उनको प्रोटेक्ट करे। ठीक है, तो रिकवरी कॉस्ट जो है इंडिया का बताया जा रहा है कि इंडिया जब इस तरह के साइबर अटैक से इम्पैक्ट हुआ था तो उसके बाद अब जो उसकी रिकवरी की कॉस्ट है, यानी पहले रिकवरी की कॉस्ट कम थी, अब के टाइम में रिकवरी की कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना ज़्यादा हो चुकी है। यानी अगर हम पे अटैक होता है तो हमारे डेटा तो चुराए जा ही सकते हैं, उसके बाद हमें एक्सेस
अपने ही सिस्टम में बनाने के लिए हो सकता है हमें अच्छा खासा अमाउंट देना पड़ जाए, या फिर हम जिस तरीके की टेक्नोलॉजी या जिन चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो इस तरह से इन रिकवरी के कॉस्ट हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। और ऐसे में बहुत सारे सेक्टर हैं जो प्रोन हैं इन अटैक्स के, जैसे कि बैंकिंग है, फिनेंशियल सर्विसेज है, ऑयल सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है, जो कि मुंबई में आई थिंक इस साल के शुरू में या पिछले साल ऐसा हुआ था कि मुंबई में भी अचानक से लाइट चली गई थी और कई घंटों के लिए ऐसा हुआ था, और बाद में ये ब्लेम किया गया था कि ये चाइना के द्वारा अटैक कराया गया था, साइबर अटैक। अब वो कितना सही कितना गलत वो अलग बात है, बट इस तरह से जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड है वो भी प्रोन है, हेल्थ केयर सिस्टम है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो प्रोन हैं साइबर अटैक के। और हेल्थ केयर सिस्टम का एक केस आया था यूके में, आई थिंक लास्ट ईयर या लास्ट टू लास्ट ईयर, तो वहाँ पे भी हेल्थ केयर सिस्टम्स का बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। तो साइबर अटैक्स ने अपने नए नए सेक्टर्स ढूंढ लिए हैं जहाँ पे वो अटैक करते हैं। ऐसे में वो वहाँ पे सिस्टम से डेटा चुरा सकते हैं, प्लस में रैंसमवेयर को लॉन्च भी कर सकते हैं। अब इस तरीके से हम देखेंगे किसी भी कंट्री को डबल तरीके से नुकसान होगा वहाँ पे। अब किसी भी डेटा को अगर आप स्टील करते हैं, चुरा लेते हैं, तो इससे होगा क्या कि उस डेटा को आप गलत तरीके से यूज़ कर सकते हो, और डेटा हो सकता है किसी एक पर्सन का हो, किसी कम्युनिटी का हो, किसी स्टेट के सिटीजन्स का हो, या ओवरऑल किसी नेशन के सिटीजन्स का हो। तो ऐसे में जब हमारे पास डेटा प्राइवेसी तो पहली बात है नहीं, डेटा प्राइवेसी लॉ है नहीं, और उसके बाद भी अगर लॉ होता भी है फिर भी इस डेटा की अगर स्टीलिंग की जाती है तो उसको किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाएगा, ये बहुत मुश्किल है। और उस डेटा को चुराने के बाद अगर इसको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है तो ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर होगा ह्यूमन काइंड के लिए। ऐसे में साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स आर नाउ एंगेज्ड इन बिल्डिंग अ ज़ीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट टू प्रोटेक्ट ऑल डेटा। तो इस तरीके जो साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं वो अपनी टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट करके, एडवांसमेंट के थ्रू इस तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा को, जो कि बेस्ड है ज़ीरो ट्रस्ट बेस्ड इन्वायरमेंट में। तो इसका मतलब है हमारी टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करके इस तरीके से किया जा रहा है कि वो जो अटैक्स हैं उनके प्रोन ना हो, उनसे सेफ्टी प्रोवाइड की जा सके। पर अब वो कितना हो पाता है वो फ्यूचर ही हमें बताएगा। फिर ऐसे में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है और क्वांटम कंप्यूटिंग है, इन सब जो न्यू स्फेयर हैं हमारे, हम कह सकते हैं, उनको उन अपॉर्चुनिटीज़ का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए और इनको एम्प्लॉय करना चाहिए साइबर अटैक से बचने के लिए। साइबर सिक्योरिटी विल बी प्रेसिंग इश्यू ऑफ दिस डिकेड। ऐसा कहा जाता है कि इस डिकेड का जो सबसे प्रेसिंग जो इश्यू रहेगा वो साइबर सिक्योरिटी ही रहेगी। हर तरफ हम यही देखेंगे, इसी की चर्चा करेंगे। एंड द वैल्यू लाइज इन डेटा एंड पीपल आर गोइंग टू कम आफ्टर दैट। यानी इस सदी में ऐसा होने वाला है कि हो सकता है कि जो इंसान है उनकी वैल्यूज़ काफ़ी कम हो जाए और डेटा की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। और ऐसे में डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए अगर आपके अटैक हो जाता है डेटा पे, तो आपको उसके प्रोटेक्ट करने के लिए या वापस रिट्राइव करने के लिए हो सकता है कि आप एक अच्छी खासी कॉस्ट पे करने को रेडी हो, और नहीं करते हैं तो आपका डेटा स्टील कर लिया जाएगा या फिर अटैक के थ्रू डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ऐसे में हम देखेंगे फ़िलहाल जो हमारा डिकेड गुजरेगा वो शायद साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज से ही भरा हुआ रहेगा। और ऐसे में गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को ये इस तरीके की चीज़ें डेवलप करनी होंगी, अपनी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस करना होगा कि एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई जा सके, जिससे कि किसी भी सिक्योरिटी को तोड़ पाना हैकर्स के लिए इतना आसान ना रहे। तो अब देखते हैं फ्यूचर में इसका क्या आउटकम होता है, फाइनली क्या किया जाता है। तो ये थे आज के हमारे द हिंदू एडिटोरियल। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।